आज से 1000 साल पहले जब इंसान ने सब्जियां उगाना शुरू किया, तब जानवर पालन और उनका गोश्त खाना भी शुरू हो चुका था। पिछले कई सदियों से मीट फार्मिंग यानी गोश्त का उत्पादन हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है। लोग गांव में पशु पालते हैं, उनसे दूध, मीट और दूसरे प्रोडक्ट्स हासिल करते हैं। लेकिन आजकल मीट फार्मिंग एक इंडस्ट्रियल और एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बन चुका है। इंडस्ट्रियल फार्मिंग या फैक्ट्री फार्मिंग का कॉन्सेप्ट 20वीं सदी में आया था, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मीट कम से कम जगह में प्रोड्यूस किया जाता था। इसमें चिकन, काउस जैसे पशुओं को बंद जगह में रखा जाता था और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वेट करने के लिए जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता था। लेकिन मीट फार्मिंग से कुछ बड़े प्रॉब्लम्स भी थे। पहली बात, ये प्रक्रिया इन्वायरमेंट के लिए एक हार्मफुल चीज़ थी। डिफॉरेस्टेशन, पानी की कमी और कार्बन इमिशन इसके कुछ बड़े कॉन्सिक्वेंसेस थे। एग्जाम्पल के लिए, काउस मीथेन गैस छोड़ती है जो कार्बन डाइऑक्साइड से 25 गुना ज़्यादा हार्मफुल होती है। और इसके अलावा फॉरेस्ट लैंड को क्लियर करके पशुओं के लिए ग्रेजिंग लैंड्स बनाए जाते हैं, जिससे बायोडाइवर्सिटी को नुकसान होता है। दुनिया भर में एग्रीकल्चर के लिए जितना पानी यूज़ होता है, उसमें से 30% से भी ज़्यादा पानी मीट प्रोडक्शन में जाता है। इथिकली भी फैक्ट्री फार्मिंग पर सवाल उठाए जाते हैं। एनिमल को छोटी जगह में रखा जाता है, उन्हें एंटीबायोटिक्स और हार्मोन दिए जाते हैं और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी ख़राब हो जाती है। ये सब देखकर काफ़ी लोग वेगन बन रहे हैं। अगर हम इकोनॉमिक्स और सोशल एस्पेक्ट्स की बात करें तो मीट इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा सेक्टर है। दुनिया भर में करोड़ों लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, चाहे वो फार्मिंग हो, प्रोसेसिंग हो या फिर डिस्ट्रीब्यूशन। ये इंडस्ट्री जीडीपी का एक मेजर हिस्सा कंट्रीब्यूट करती है। सोशली, मीट हमारे खाने की हैबिट्स में डीपली रूटेड है। हमारे खाने की प्लेट पर मीट का होना स्टेटस सिंबल का रूप माना जाता है। फेस्टिवल, मैरिजेस और दूसरे सेलिब्रेशंस में मीट खाना एक कॉमन प्रैक्टिस है। लेकिन ये भी सच है कि मीट फार्मिंग के ड्रॉबैक्स के चलते इस इंडस्ट्री पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बढ़ रहा है। आज के ज़माने में लोग इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और इथेनिकल कंजप्शन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे हैं। इसीलिए एक अल्टरनेट ऑप्शन की ज़रूरत महसूस की गई है और वहीं से लैब ग्रोन मीट का कॉन्सेप्ट उभर के आया है। द राइज ऑफ लैब ग्रोन मीट। लैब ग्रोन मीट या कल्चर्ड मीट, जिसे हम इन विट्रो मीट भी कहते हैं, एक ऐसा मीट है जो एनिमल्स को मारकर नहीं बल्कि उनके सेल्स को लेबोरेटरी में ग्रो करके बनाया जाता है। यह कॉन्सेप्ट आपको फ्यूचरिस्टिक लग रहा होगा, लेकिन आज की ये एक रियलिटी बन चुका है। लैब ग्रोन मीट का कॉन्सेप्ट साल 2000 के आसपास रिसर्च में आया था और 2013 में से पहली बार एक लैब ग्रोन बर्गर को पब्लिकली टेस्ट कराया गया था। यह बर्गर नीदरलैंड के साइंटिस्ट मार्क पोस्ट के लैब में बनाया गया था। तभी से कई कंपनीज इस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने पर काम कर रही है। चलिए जानते हैं लैब ग्रोन मीट कैसे बनता है। सबसे पहले एक एनिमल के मसल से सेल्स लिए जाते हैं। फिर इन सेल्स को एक न्यूट्रिएंट रिच इन्वायरमेंट में रखा जाता है, जहां ये सेल्स मल्टीप्लाई करते हैं और मसल टिश्यू बनाते हैं। एक तरह से ये मीट फैक्ट्री फार्मिंग से काफ़ी डिफरेंट है। या मीट बनाने के लिए किसी भी एनिमल को मारना नहीं पड़ता। इससे रिलेटेड साइंस में स्टीम सेल्स, टिश्यू इंजीनियरिंग और बायोरिएक्टर जैसे कॉन्सेप्ट्स यूज़ किए जाते हैं। इस फील्ड में कई कंपनीज काम कर रही है। इसराइल की एल्फ फार्म्स और अमेरिका की एम्फिसिस मीट जैसी कंपनीज इस रेस में आगे है। ये कंपनीज सिर्फ बर्गर या नगेट्स नहीं बल्कि स्टेक्स या चिकन ब्रेस्ट भी ग्रो कर रही है। और कुछ कंपनीज तो सी फूड भी लैब में ग्रो करने पर काम कर रही है। ब्लू नालू और शियोक मीट जैसी कंपनीज लैब के अंदर फिश और श्रिम्प बनाने पर काम कर रही है। ये कंपनीज फूड फैक्ट्री के फ्यूचर को बदल सकती है और इसीलिए इन पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी हो रही है। बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस। लैब ग्रोन मीट के कई बेनिफिट्स हैं जो ट्रेडिशनल मीट फार्मिंग के प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट है इन्वायरमेंट पर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, ट्रेडिशनल मीट फार्मिंग इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होती है, लेकिन लैब ग्रोन मीट उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी मदद कर सकता है। स्टडीज़ कहती है कि लैब ग्रोन मीट से कार्बन इमिशन काफ़ी कम हो सकता है, पानी का कंजम्पशन 80 to 90% तक रिड्यूस हो सकता है और साथ ही में लैंड यूटिलाइजेशन भी काफ़ी ज़्यादा कम होगा, जिससे कि डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज जैसे प्रॉब्लम्स को टैकल करने में लैब ग्रोन मीट एक इफेक्टिव सॉल्यूशन हो सकता है। हेल्थ और सेफ्टी के मामले में भी लैब ग्रोन मीट काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग है। ट्रेडिशनल मीट में कई बार बैक्टीरिया, एंटीबायोटिक्स और हार्मोन होते हैं जो हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। लैब ग्रोन मीट इसे अवॉइड कर सकता है क्योंकि ये एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में बनता है जहाँ कंटेमिनेशन का रिस्क काफ़ी कम होता है। अगर लैब ग्रोन मीट इतना ही अच्छा है तो फिर हमें हमारे शहरों में ये क्यों नहीं मिलता।
तो इसका रीज़न ये है कि लैब ग्रोन मीट के सामने कई चैलेंजेस भी है। सबसे पहला चैलेंज है कॉस्ट। जब ये टेक्नोलॉजी नहीं आई थी तब लैब ग्रोन मीट बनाना काफ़ी ज़्यादा महंगा था, लेकिन अब प्राइजेस ग्रेजुअली कम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी ट्रेडिशनल मीट के मुकाबले ये काफ़ी ज़्यादा है। दूसरा चैलेंज है पब्लिक एक्सेप्टेंस। कई लोग लैब ग्रोन मीट के कॉन्सेप्ट से कंफर्टेबल नहीं है। कुछ लोग इसे अननेचुरल या आर्टिफिशियल कहते हैं। हर कंट्री में फूड रेगुलेशंस डिफरेंट होते हैं और लैब ग्रोन मीट को अप्रूव करवाना हर जगह ईजी नहीं होगा। चैप्टर 4 फ्यूचर ऑफ मीट। आने वाले समय में मीट का फ्यूचर कैसा होगा, ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है। कुछ एक्सपर्ट्स इस पर कहते हैं कि 2050 तक लैब ग्रोन मीट ट्रेडिशनल मीट को रिप्लेस कर चुका होगा, लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा अगर इसे इकोनॉमिकली वायबल और सोशली एक्सेप्टेबल बनाया गया। एक और फ्यूचर सिनेरियो ये हो सकता है कि हमारे डाइट में अल्टरनेटिव प्रोटीन्स का शेयर बढ़ जाए। इंसेक्ट प्रोटीन, प्लांट बेस्ड मीट और लैब ग्रोन मीट मिलकर एक डाइवर्सिफाइड प्रोटीन सोर्स क्रिएट कर सकते हैं, जो इन्वायरमेंट और हेल्थ के लिए एक बेटर सोर्स होगा। ग्लोबल एडॉप्शन की बात करें तो लैब ग्रोन मीट काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है, स्पेशली उन रीजन्स में जहाँ पर मीट प्रोडक्शन या तो इम्पॉसिबल है या फिर इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है। अफ्रीका, मिडल ईस्ट और एशिया के कुछ रीजन्स में ये टेक्नोलॉजी ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है। लैब ग्रोन मीट ट्रेडिशनल मीट को रिप्लेस करेगा या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन अगर आपको हमारी दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।